वेलकम टू ACPPSC। इस वीडियो में जो है हम 1 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर तक के न्यूज़पेपर और PIB उसमें जितने भी करंट अफेयर्स आए हैं, प्लेसेस, न्यूज़ है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, अगर आपने ये मंथली कंपाइलेशन है, मंथली कंपाइलेशन, तो जो मंथली कंपाइलेशन मतलब करंट अफेयर है जो UPPSC में उससे क्वेश्चन आते हैं, तो अराउंड 35 के अराउंड आते हैं। 35 क्वेश्चन मान लो। अगर आपने ये मंथली कंपाइलेशन प्लस ये वीडियो अगर आपने ये देख लिया, तो अराउंड आपके 45 से 50 क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे। क्योंकि इस जो वीडियो है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपकी स्टैटिक की भी हैं, काफ़ी सारे आपके न्यूज़ जो प्लेसेस रहती हैं न्यूज़ में, तो आपकी ज्योग्राफी की भी बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो करंट अफेयर तो यहाँ से हो जाएगा पूरा। इस वाली वीडियो से आपके कुछ मिसलेनियस जो टॉपिक है ना, आपको समझ में नहीं आता ये चीज़ें कहाँ से आ गई, और इन सारी चीज़ों को करने के लिए ये वीडियो को ज़रूर देखिए। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। ये मंथली कंपाइलेशन के साथ आपने ये वीडियो कर ली, तो ये आपका ये जो मिसलेनियस वाले जो करंट अफेयर्स होते हैं, मिसलेनियस वाले जो स्टैटिक कम करंट अफेयर जो होते हैं, वो आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। आपको ये वाले जो करंट अफेयर्स हैं वो जल्दी से कहीं मिलते नहीं हैं, और इस वीडियो में इसी चीज़ को जो है कैटर किया गया है। तो आप इस वीडियो को ज़रा अच्छे से देखिएगा, और जो इसकी PDF है वो आपको कोर्स के साथ मिलेगी। तो 1 से 15 दिसंबर के करेंगे हम। बाकी ये आपने कोर्स की डिटेल देख ली होंगी, कोर्स की डिटेल। और प्रीलिम्स जो 2023 वाला आपका जो कोर्स था, उससे डायरेक्ट 102 क्वेश्चन आए थे, और ये जो है आपके टेस्ट सीरीज और प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। 102 क्वेश्चन यहाँ से आए थे, टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर। चलिए हम अपना जो है न्यूज़ को स्टार्ट करते हैं। तो 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक की न्यूज़ करेंगे आपको। तो पहला पेरिस क्लब। तो पेरिस क्लब क्या है? पेरिस क्लब एक इनफॉर्मल ग्रुप है, इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ क्रेडिटर नेशन। मतलब पेरिस क्लब के अंदर एक इनफॉर्मल ग्रुप है जो नेशंस हैं वो क्रेडिट देते हैं, और 22 मेंबर है इसके, और मेजरली जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं। तो मतलब आपको दूसरी जो कंट्रीज़ हैं उनको पैसा देना, और इस टाइप से जो है ये पेरिस क्लब का काम है। GDP जो है सेकेंड क्वार्टर में, आपकी सेकेंड क्वार्टर क्या होता है, जुलाई से लेके सितंबर तक। तो सेकेंड क्वार्टर में जो GDP है आपकी वो 7.6% है बाय NSO। 16 जो फाइनेंस कमीशन है वो 2026 से लेके 2031 तक रहेगा, और इसने ये अपनी रिपोर्ट जो सबमिट करेगा वो 2025 तक करेगा। इसकी रिकमेंडेशन जो है वैलिड रहेंगी 5 साल तक, बिगिन होंगी अप्रैल 2026 से। फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में है कॉन्स्टिट्यूशन में? आर्टिकल 280 के अंदर, और पहली बार सेटअप हुई थी 1951 में। इसका काम क्या है? ये रिकमेंडेशन करता है टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रांट इन एड टू स्टेट, और कितना जो आउट ऑफ द कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया, और पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ का जो है रेवेन्यू को भी डिसाइड करता है। और इसका जो काम है वो है फाइनेंसिंग, जितने भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट। और ये जो 16 फाइनेंस कमीशन है, इसकी जो रिपोर्ट है वो अवेलेबल हो जाएगी 31 अक्टूबर 2025 तक, और ये 5 साल का पीरियड जो है वो कवर करेगी 2026 से लेके 2031 तक। तो इसकी कंपोजिशन में क्या है? इसके कंपोजिशन में चेयरमैन होता है, 4 अदर मेंबर होते हैं अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो देखो, ये आपका करंट का क्वेश्चन है कि करंट का ये हो गया कि 16 फाइनेंस कमीशन का जो है पीरियड क्या क्या है, ये करंट का है। लेकिन इसके पीछे का जितना सारी चीज़ें हैं वो आपका स्टैटिक है। तो फाइनेंस कमीशन इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि करंट से रिलेटेड चीज़ें भी आई हैं। करंट से रिलेटेड तो है ही, स्टैटिक भी पूछा जा सकता है कि उसकी कंपोजिशन क्या है, कौन से आर्टिकल में है, रिकमेंडेशन क्या होती है, किन चीज़ों पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या एरिया है, तो ये सारी चीज़ें। तो कंपोजिशन क्या है? चेयरमैन, अदर मेंबर, रिकमेंडेशन जो है एडवाइजरी होती है और बाइंडिंग नहीं होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि एवेल्यूएट करेगा स्टेट फाइनेंसेस, यूनियन और स्टेट का, रिकमेंड करेगा शेयरिंग ऑफ द टैक्सेस एंड डिटरमाइनिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज टैक्सेस। मणिपुर के अंदर जो एथनिक ग्रुप है, एक वैली में रहता है, वो है मैतेई। हिल में जो रहता है वो कुकी नागा रहता है। मैतेई जो है UNLF
एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है जो स्टैब्लिश हुआ था 1964 में, और अभी इसके साथ ना एक पीस ट्रीटी हुई है। तो आपका एक क्वेश्चन आया था ना 2022 में आया था ना कि कौन कौन था उस पीस ट्रीटी में, तो इसी टाइप का। तो सेंटर से होम मिनिस्टर, मणिपुर गवर्नमेंट और यूएनएलएफ जो है वो पीस ट्रीटी में शामिल था। यूएनएलएफ जो है वो ऊपा के अंदर जो है बैन है। जो अभी अभी हाल ही में एक पार्लियामेंट अटैक हुआ है उसमें भी जो है ऊपा के अंदर उनके ऊपर जो है चार्जेस लगे हैं। मुल्ला परियार डैम केरला में है, इसको ऑपरेट कौन करता है? तमिलनाडु। ये न्यूज़ में आया था। आपको जैसे अगर आपको आ जाए कि मुल्ला परियार डैम कहाँ है तो आपको लगेगा कि ये तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और लोकेशन पूछ लीजिए। नहीं, ज्योग्राफी का क्वेश्चन तो है ही, लेकिन ये न्यूज़ में था इसलिए ये आया है। मुल्लेपेरियार डैम जो है केरला में है, इसको ऑपरेट करता है तमिलनाडु। तो महाराजा जो त्रवणकोर है 1886 में उसको लीज पे दे दिया था 999 ईयर्स के लिए फॉर द पेरियार इरिगेशन वर्क। तो 1886 में जो है 999 ईयर्स के लिए दे दिया गया था। केरला में है लेकिन ऑपरेट जो है तमिलनाडु इसको करता है। तो देखिए ये आपका डैम हो गया। तो देखिए केरला के अंदर है मुल्लापेरियार डैम, इसको ऑपरेट तमिलनाडु करता है। और जो वाटर है वो यूटिलाइज होता है पावर जनरेशन इन द लोअर पेरियार तमिलनाडु, और फिर डायरेक्ट होता है बस सुरियल जो है ट्रिब्यूटरी है वैगई रिवर की। तो सुरियल जो है वैगई रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो ये केरला है, यहाँ इदुक्की रिजर्वायर है, यहाँ पेरियार टाइगर रिजर्व है, यहाँ सुरिलियर हाइड्रो पावर है, और ये मुल्लापेरियार जो डैम है वो केरला के अंदर है लेकिन ऑपरेट जो है तमिलनाडु करता है। तो ये सारी चीज़ें आप इसकी याद रखिएगा। नेपाल जो है फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री बन गई है टू रजिस्टर द सेम सेक्स मैरिज। तो ये तो डायरेक्ट आपका करंट अफेयर्स में आपका आ सकता है। इंडिया ने जो है सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था कि सेम सेक्स मैरिज कैन नॉट क्लेम एज अ फंडामेंटल राइट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आपको पूछ लिया जाए कि क्या वर्डिक्ट था या क्या स्टेटस है, तो कैन नॉट क्लेम एज अ फंडामेंटल राइट। ऑल इंडिया जुडिशरी सर्विसेज की जो है बात उठी थी, हमारी जो प्रेसिडेंट है उन्होंने इस बारे में जो है डिस्कस किया था कि इसकी ये ऑल इंडिया जुडिशरी सर्विसेज होने चाहिए, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। तो किस में बात की गई है? आर्टिकल 312 में बात की है, अमेंडेड बाय द 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट टू प्रोवाइड द क्रिएशन ऑफ द ऑल इंडिया जुडिशरी सर्विसेज। इसमें क्या है, इसको करने के लिए क्या चाहिए कि एक रेजोल्यूशन चाहिए अडॉप्टेड बाय द काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब राज्यसभा, विद मेजॉरिटी ऑफ द 2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग एंड पार्लियामेंट लॉ। तो ये होना चाहिए, तो आपका जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। अब ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम जीएनएसएस का काम क्या होता है? पोजीशनिंग करता है, नेविगेशन करता है और टाइमिंग करता है। तो पीएनटी जो है तो अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं उनके ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम है। इंडिया का IRNS गगन, चाइना का बेडऊ, USA का GPS, एंड जापान का QSS क्वाजी जेनिथ, यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो और रशिया का क्लोनास। ये हो गया। ये हम 15 से लेके जो 30 नवंबर वाला वीडियो था उसमें हम ये सब कर चुके हैं, आप इसको देख लेना। ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। ब्लैक सी कर चुके हैं और ताइवान कर चुके हैं और ये कर चुके हैं, डोगडू कर चुके हैं, 9 डैश लाइन कर चुके हैं। तो ये सब कर चुके हैं। अच्छा, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क का नॉमिनेशन हुआ है। ग्वालियर को तो है सिटी ऑफ म्यूजिक एंड कोझिकोड को सिटी ऑफ द लिटरेचर। COP 28 हुई है, कॉन्फ्रेंस ऑफ आर्टिस्ट 28, दुबई के अंदर UAE, और इसी में प्रपोज किया है इंडिया ने कि इंडिया जो है COP 33 जो है होस्ट करेगा। इंडिया से पहले कोई COP होस्ट कर चुका है? हाँ, COP जो है COP 8 होस्ट कर चुका है 2002 में। और कहाँ हुई थी ये? न्यू दिल्ली के अंदर। इंडिया ने जो है ग्रीन क्रेडिट इंस्टीट्यूशन भी जो है इसमें प्रपोज किया है। इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक इसको करेगा। इंडिया जो है 17% वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसके अंदर और 4% एमिशन करता है वर्ल्ड का। इसी के अंदर जो है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अर्ज किया है डेवलप कंट्रीज को टू कंप्लीट कट डाउन देयर कार्बन फुटप्रिंट बाय
2050। एमिशन रिडक्शन टारगेट क्या है? इंडिया जो है डिक्रीज करेगा एमिशन इंटेंसिटी बाय 45% बाय 2030 एंड इंक्रीज द शेयर ऑफ द नॉन फॉसिल फ्यूल टू 50%। तो एमिशन इंटेंसिटी 45% 2030 तक और नॉन फॉसिल फ्यूल का 50% तक शेयर इंक्रीज करेगा। वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट किसने दी है? WHO ने। इसने कहा है कि इंडिया के अंदर जो मलेरिया है वो डिक्रीज हो रहा है केसेस। इन्फेक्शियस डिसीज है, फीमेल एनिफिलस मॉस्किटो से होती है एंड प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होती है। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन आया था 2000 आपका 16 से लेकर 30 तक। इसमें क्या था कि एलिमिनेट करेंगे मलेरिया 2027 तक, तो 2027 तक करेंगे। नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर मलेरिया एलिमिनेशन 2017 में आया और 571 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए था ये। नेक्स्ट है आपका परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स 1996 में आपका आया था। ये क्या करता है? इकोनॉमिक इंडिकेटर बताता है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के मंथली, और इसमें क्या होता है? मंथली सर्वे होता है। मंथली सर्वे होता है इकोनॉमिक इंडिकेटर बताना मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के करंट का और फ्यूचर का। अगर PMI नंबर जो है अगर 50 से ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब इट इज़ इन अ गुड कंडीशन, मतलब एक्सपेंशन हो रहा है, आपका मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज का एक्सपेंशन हो रहा है। 50 से कम है तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। इसको S&P ग्लोबल और IHS मार्केट जो है वो रिलीज करता है। नागालैंड को स्टेटहुड मिला था 1 दिसंबर 1963 में। हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है, जिसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल कहते हैं, वो नागालैंड में होता है। और हॉर्नबिल किसकी स्टेट बर्ड है? केरला की और अरुणाचल प्रदेश की, तो ये ध्यान रखिएगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल और हॉर्नबिल वर्ड जो है वो ध्यान रखिएगा। सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर है। अच्छा, 15 फाइनेंस कमीशन का क्राइटेरिया क्या था? 15 फाइनेंस कमीशन का क्राइटेरिया क्या था कि इनकम डिस्टेंस 45, एरिया 15, पॉपुलेशन 15, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस 12.5 और फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी 10% एंड टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट 2.5%। तो ये 15 फाइनेंस कमीशन जो है उसका क्राइटेरिया था। तो याद रखना इनकम जो है वो 45 है, एरिया एंड पॉपुलेशन दोनों बराबर हैं 15, डेमोग्राफिक 12.5 है, फॉरेस्ट 10 है और टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट 2.5 है। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट जो है वो 2019 में आई मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के द्वारा, और अब इसमें कहा है कि एक्सटेंड कर दी जाएंगी मार्च 31, 2026 तक फॉर द रेप एंड द पॉस्को केसेस। तो रेप और आपके जितने भी पॉस्को केसेस हैं उसके लिए 2026 तक। निर्भया फंड जो है 2012 में आया था। इसको एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। और जो प्रपोजल और स्कीम की किस तरीके से फंड जो है खर्च किया जाएगा वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट करता है। एक नॉन लैप्सेबल फंड है ये, कि मतलब ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है कि अभी जैसे आपके कुछ रुपए इसको मिले और इसमें कुछ रुपए बच गए तो ये अगले टाइम के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे टू इम्प्रूव द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द वुमेन। एल नीनो इंपॉर्टेंट है, हर बार ही पेपर में आता है। तो एल नीनो में क्या होता है? नॉर्मल ईयर में जो है आपका ईस्ट पैसिफिक ये आपका साउथ अमेरिका हो गया, यहाँ आपका ईस्ट पैसिफिक हो गया पेरू के पास, और आपका जो है यहाँ आपका ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, और यहाँ आपका वेस्ट पैसिफिक हो गया। तो ईस्ट पैसिफिक जो पेरू है उसमें हाई प्रेशर होता है और एरिडिटी होती है नॉर्मल ईयर में। और वेस्ट पैसिफिक में क्या है? डार्विन में जो है लो प्रेशर होता है। लो प्रेशर यहाँ होती है रेनफॉल। लेकिन एल नीनो में क्या होता है कि आपका जो है पेरू साइड जो है लो प्रेशर होने लग जाता है। पेरू साइड लो प्रेशर होता है, इसकी वजह से पेरू साइड गुड रेनफॉल होती है। और ये क्या करता है कि ये करता है कि पुश करता है वार्म वाटर टुवर्ड्स द पेरू, और इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका यहाँ ड्रॉट आ जाती है। तो यहाँ लेस रेनफॉल ड्रॉट वाली जो कंडीशन है वो इधर साइड शिफ्ट हो जाती है, बेस्ट पैसिफिक साइड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ये सारी साइड जो है आपका यहाँ ड्रॉट हो जाती है। NCRB जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आता है। बेसिकली ये क्राइम इन इंडिया की रिपोर्ट देता है। 19 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो है जो दिल्ली है वो सबसे ज़्यादा अनसेफ है। गजराज सिस्टम है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा करा है इनोवेटिव
AI ड्रिवन इनिशिएटिव है नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे का। गजराज के अंदर क्या आएगा, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम लगेंगे और IDS टू आइडेंटिफाई द एलिफेंट मूवमेंट नियर द रेलवे ट्रैक। तो ये रेलवे ट्रैक है, ट्रैक है, इसमें आपका IDS लगेंगे, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, IDS आपके लगेंगे। तो जैसे ही इस पे हाथी पैर रखेगा तो ये आपको डिटेक्ट हो जाएगा, जिससे आपका जो एक्सीडेंट है, एलिफेंट एक्सीडेंट, उनको रोका जा सके। तो ये गजराज सिस्टम के अंदर। 91st इंटरपोल जनरल असेंबली का, इंटरपोल का कहाँ होगा, वियना में होगा। 195 कंट्रीज हैं इसके अंदर, फॉर्म्ड हुआ था 1923 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, लियोन्सन फ्रांस में। इंडिया ने ज्वाइन किया था इंटरपोल को 1949 में। इस इंटरपोल कौन कोऑर्डिनेट करता है इंडिया में, सीबीआई किसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ पीपीजी एंड पेंशन के अंदर है। एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब सीबीआई का खुद का कोई एक्ट नहीं है, तो ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। और ये अपनी ड्राइव पावर किससे करता है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, तो यहाँ से ये ड्राइव करता है। ये आप इस एक्ट को सोच के ये मत सोच लेना ना कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। 1946 में इसे ड्राइव करता है। 57 कमेटी जो है प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन 1962 to 64 ने इसका एस्टैब्लिशमेंट किया था। तो 90th जो सेशन है वो दिल्ली में हुआ था। इसमें जो है इंटरपोल ने अपनी फर्स्ट ग्लोबल क्राइम ट्रेंड रिपोर्ट रिलीज की थी। इंडिया का जो फर्स्ट सोलर पावर्ड एक्सप्रेसवे है, ये यूपी स्पेशल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में बन रहा है 1700 हेक्टेयर लैंड में फॉर सेटिंग द सोलर एनर्जी प्लांट। अब ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे देख लेते हैं। ये आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हो गया, यहाँ से ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लेंथ कितनी है, 296.07। इनॉग्रेट कब हुआ था, जुलाई 2022 में। कहाँ से शुरू होता है, कुदरेल विलेज इटावा से, और ख़त्म कहाँ होता है, गोंडा विलेज चित्रकूट में। इसके अंदर कौन कौन सी आपकी डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 याद रखना, 7 डिस्ट्रिक्ट है। कैसे याद रखोगे, चित्रकूट, बांडा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा। तो ये 7 डिस्ट्रिक्ट है। इटावा कुदरेल विलेज से शुरू होता है, गोंडा विलेज चित्रकूट में खत्म हो जाता है। वाइस चेयर पोस्ट जो है यूनेस्को की किसको मिल रही है, पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने जो है इंडिया को बीट कर दिया इसमें। 194 मेंबर हैं इस यूनेस्को के अंदर, और 2 साल में हर बार मीट होता है। देखो पिछली बार एक क्वेश्चन आया था, UN किसी बॉडी के बारे में ही आता है कि कब मीट होता है, कब रिपोर्ट सबमिट करता है, तो इससे इस टाइप की चीज़ें भी आपके लिए देखना ज़रूरी हो जाएगा। मीट एवरी 2 ईयर। लैंग्वेज इसके अंदर कौन कौन सी है, 6 लैंग्वेज है, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, रशिया, चाइनीज़, अरब। और जो DG जो होता है इसका, वो अपॉइंट होता है एवरी 4 ईयर। एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 58 मेंबर्स होते हैं, बाय एनुअल सेशन होता है, टर्म 4 साल का है, और यही जो है एग्जीक्यूटिव बोर्ड ये वाइस चेयर को सेलेक्ट करता है। इंडिया जो है 1946 से इसका मेंबर है। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसने ये कहा है कि एग्रीकल्चर जो है सबसे ज़्यादा क्लाइमेट इफेक्टेड है। इसकी वजह से 40% जो कंट्रीज ऑफ इकोनॉमिक लॉस फेस कर रही हैं। 35% जो करंट क्लाइमेट एक्शन है वो लॉस एंड डैमेज इसकी वजह से हो रहा है। एमिरेट डिक्लेरेशन आया था जो स्पेशल सेशन था ऑफ द वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट। इसमें 134 कंट्रीज थी टू इंटीग्रेट फूड इनटू क्लाइमेट प्लान बाय 2025। तो एमिरेट डिक्लेरेशन को याद रखिएगा, इट रिलेटेड टू द वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन। इसके अंदर इंटीग्रेट करना था फूड प्लस क्लाइमेट, मतलब ऑब्वियसली एग्रीकल्चर, क्लाइमेट जो है एग्रीकल्चर पे आपका डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है, तो इस पे करेगा तो फूड साइकिल पे भी करेगा। तो इंटीग्रेट फूड इनटू क्लाइमेट 2025 तक। तो हाईएस्ट फूड सिस्टम रिलेटेड ग्रीन हाउस गैस एमिशन किस में होता है, ब्राज़ील में, चाइना में, और EU में, यूरोपियन यूनियन में। IRDA जो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी 1999, एक ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये अपनी पावर जो है
आप इस एक्ट के अंदर से भी करती है, और इंश्योरेंस एक्ट जो है 1938, इसका जो कंपोजिशन है उसके अंदर चेयरमैन होते हैं और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है कि इसका चेयरमैन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। पावर जनरेशन, ये 31 मई 2023 का डाटा है, लेटेस्ट है सबसे ज़्यादा। तो पावर जनरेशन में आपका फॉसिल फ्यूल में सबसे ज़्यादा कौन सा है? कोल 49.1%, लिग्नाइट 1.6, गैस 6, डीजल 0.1। टोटल फॉसिल कितने हो गया? 56.8। फॉसिल में सबसे ज़्यादा कौन सा है? कोल। फिर रिन्यूएबल एनर्जी में आपका हाइड्रो, फिर विंड सोलर, विंड 10.3 एंड सोलर 16.1, बायोमास 2.5, वेस्ट टू एनर्जी 0.1, स्मॉल हाइड्रो 1.2। टोटल कितना है रिन्यूएबल? आपका 41.4%। सोलर जो है सबसे ज़्यादा है, सोलर के कौन सा है आपका? 16.1%। तो आप सोलर हो गया, सोलर के बाद हाइड्रो, सोलर के बाद हाइड्रो, हाइड्रो के बाद विंड। न्यूक्लियर एनर्जी 1.6% है। तो टोटल नॉन फॉसिल कितना हो गया? रिन्यूएबल प्लस न्यूक्लियर 43%। मरापी जो है वॉल्केनो इंडोनेशिया के अंदर है, सुमत्रा में है। अभी हाल ही में यहाँ वॉल्केनिक इरप्शन हुआ। अब किसी भी वॉल्केनिक इरप्शन के लिए आपकी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि इंक्रीजिंग टेम्परेचर होना चाहिए 25 से 32 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। प्रेशर ऑफ द इंक्यूबेंट लोड होना चाहिए, हीटिंग ऑफ द गैसेज एंड वेपर होना चाहिए। इंडोनेशिया एक रिंग ऑफ फायर में है, तो ये आपका वर्ल्ड का जो मैप होता है आपका, तो यहाँ पूरा रिंग ऑफ फायर वाले एरिया में है इंडोनेशिया। माउंट मेरापी, देखो ये मरापी है, मरापी है, मेरापी जो है जावा में है। दोनों इंडोनेशिया में है, लेकिन वो सुमत्रा में है, वो जावा में। जीनोम इंडी जेन जो है प्रोजेक्ट आया था 2019 में CSIR के द्वारा। इसमें 1029 इंडिकेटर्स थे। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जो है सारे जीनोम के बारे में, सीक्वेंसिंग के बारे में बताता है। साइक्लोन मिचोंग जो है वो म्यांमार ने इसका नाम दिया है। ये फॉल कहाँ हुआ है? बे ऑफ बंगाल, तमिलनाडु और आंध्रा साइड। ट्रॉपिकल साइक्लोन आपका किसके बीच में आता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। इसकी विंड स्पीड कितनी होनी चाहिए? एक्सीड करना चाहिए गेल फोर्स से ज़्यादा। गेल फोर्स कितना होता है? 63 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा, इतनी विंड स्पीड होनी चाहिए। जो मेच्योर साइक्लोन होता है वो स्ट्रॉन्ग स्पाइरली सर्कुलेटेड विंड अराउंड द सेंटर, मतलब आई के अलावा स्ट्रॉन्ग स्पाइरली सर्कुलेटेड विंड होनी चाहिए। कंडीशन क्या है कि जो सी टेम्परेचर है वो 27 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। कोरियोलस फोर्सेस का प्रेजेंस होना चाहिए। स्मॉल वेरिएशन होना चाहिए वर्टिकल विंड्स में, वर्टिकल विंड्स में स्मॉल वेरिएशन होना चाहिए। प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर और लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन होना चाहिए। अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल सिस्टम। तो ये डायरेक्ट आपका स्टेटमेंट आ सकते हैं चूज करने के लिए कि इसमें से कौन सा सही है, उसको लगाओ। तो सरफेस टेम्परेचर 27, कोरियोलस फोर्स होना चाहिए, फिर स्मॉल वेरिएशन होना चाहिए वर्टिकल स्पीड में, प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर होना चाहिए, अपर डाइवर्जेंस अबव सी लेवल। 3 स्टेजेस होती हैं साइक्लोन की। एक तो फॉर्मेशन एंड इनिशियल डेवलपमेंट स्टेज, जिसमें टेम्परेचर के बारे में बात होती है। मैच्योर फेज, एयर वार्म अप होता है, उसमें आई जनरेट होता है। मॉडिफिकेशन एंड डिके में होता है, साइक्लोन डिके वीक हो जाता है और वार्म एंड मॉइस्ट एयर जो है कट ऑफ हो जाती है। इंडिया जो है रीइलेक्ट हुआ है आईएमओ का, रीइलेक्ट टू आईएमओ 2024-2025 में। तो आईएमओ जो है यूएन की स्पेशल एजेंसी है, 1948 में स्टैब्लिश हुई थी इन जेनेवा। एनफोर्स हुआ आईएमओ 1958 में, इंडिया ने 1959 में ज्वाइन किया था। असेंबली का जो हाईएस्ट गवर्निंग असेंबली जो है हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी है। काउंसिल जो है इलेक्ट होती है 2 साल के लिए। आईएमओ काउंसिल के अंदर 52 मेंबर है। कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन जो है स्टैब्लिश हुई 1963 में। ये जॉइंटली है एफएओ के साथ और डब्ल्यूएचओ। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एक इंटीग्रेटेड फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करना। इंडिया स्टैंडर्ड ऑन मिलेट, इंडियन स्टैंडर्ड ऑन मिलेट 46 रोम एंड इटली में। एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप
जो है लॉन्च हुई है, ASW फॉर इंडियन नेवी लॉन्च करी है कोचिन शिपयार्ड ने। इसके अंदर 3 वेसल हैं, INS माहे, INS मलवा, INS मैंग्रो, और ये 8 सीरीज का पार्ट है। अभी 3 हुए हैं और 8 सीरीज का पार्ट है जो अभय क्लास को रिप्लेस करेगा। फर्स्ट शिप जो शेड्यूल होगी वो 2024 में होगी, नवंबर। तो ASW को याद रखिएगा, कोचिन शिपयार्ड। अभी इसके अंदर 3 शिप ये हुए हैं, 8 सीरीज है, और ये अभय क्लास को रिप्लेस करेगा। ये इंपॉर्टेंट है। लॉस एंड डैमेज फंड जो है प्रपोज हुआ था COP 27 में, जो शर्म एल शेख आपका हुआ था लास्ट ईयर इजिप्ट में, वहाँ हुआ था। और इसको ऑपरेट थ्रू द वर्ल्ड बैंक। इसको प्रपोज किसने किया था? इंडिया ने। कमिटमेंट क्या है? $450 मिलियन का। एम सपोर्ट लेस एफ्लुएंट नेशन, जैसे स्मॉल नेशन आइलैंड हो गया, टोंगो और फिजी हो गया। कंट्रीब्यूशन इसके अंदर वॉलेंट्री है, डेवलपिंग एंड डेवलप कंट्री दोनों दे सकते हैं। और इसका एलोकेशन किसको होगा? लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री और स्मॉल आइलैंड नेशन को। इंडिया का जो है फर्स्ट एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट लॉन्च हुआ है PSLV फ्रॉम SDSC PSLV से। और वर्ल्ड का फर्स्ट नासा का इमेजिंग एक्सरे पोलैरीमीटर एक्सप्लोर जो है वो लॉन्च हुआ था 2021 में। जो इंडिया वाला लॉन्च हुआ है इसके अंदर 2 पेलोड हैं। पेलोड एक्सपोसेट पॉलिक्स पोलैरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरे डेवलप बाय द रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु में। और सेकंड पेलोड है एक्सपेक्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग, जो इसको डेवलप किया है URSC इसरो ने। मिशन लाइफ जो है इसकी 5 साल है। तो आप क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट एक्सप्रे इंडिया का पहला है, वर्ल्ड का पहला कौन सा था और कहाँ से लॉन्च हुआ है, क्या नाम है? तो इसको ध्यान रखें, मिशन लाइफ क्या है। अब COP का आउटकम क्या हुआ? जो आपका COP 21 था, पेरिस में हुआ था, उसमें था कि कीपिंग ग्लोबल टेम्परेचर बिलो 2 डिग्री सेल्सियस। 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे जो है ग्लोबल टेम्परेचर आपको रखना है। अब प्री इंडस्ट्रियल जो टाइम्स है, और इसको और लिमिट करना है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक। COP 24 में क्या हुआ? जो पोलैंड में हुई थी 2018 में, उसने फाइनलाइजेशन किया रूल बुक टू ऑपरेशनलाइज 2015 पेरिस एग्रीमेंट, ये था। एस्क्यूबा जो है एक ऑयल रिच एरिया है। ये किसके बीच में पड़ता है? वैसे तो ये गुआना में है, लेकिन इसको क्लेम कौन करता है? वेनेजुएला। अब तेल का खेल है, ऑयल का खेल है। वर्ल्ड में इतनी सारी जो जंग है वो इकोनॉमिक फैक्टर पे ही हो रही है, कोई रूट के लिए, कोई ऑयल के लिए। तो यही है सब, मतलब पॉलिटिकल जितने आप बोलोगे कि पॉलिटिकल ग्रजेस हैं, ये सारे, एवरीथिंग इज मनी, पैसा, इकोनॉमी, सब को यही चाहिए। तो मोस्ट ऑफ तो यही है। अभी इन दोनों के बीच में भी यही लड़ाई हो रही है। ये कह रहा है कि गुआना का है ये, लेकिन क्लेम कर रहा है वेनेजुएला में। तो वेनेजुएला की कैपिटल क्या है? कैराकस, और गुआना की क्या है? जॉर्ज टाउन। ग्लोबल क्लाइमेट 2011-20 अ डेकेड ऑफ एक्सप्लोरेशन रिपोर्ट बाय WMO। इसने कहा है इम्प्रूवमेंट अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉरकास्टिंग साइक्लोन, मतलब इन सब में इम्प्रूवमेंट हुआ है। ओजोन होल भी रिकवर हुआ है। जो ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका है उसने 38% मोर आइस जो है वो खो दी है। एक्सरसाइज जो मिलान है 2024 एक बाय नेवल एक्सरसाइज है, 2022 में हुई थी लास्ट ईयर। एंड INS विक्रमादित्य एंड INS विक्रांत जो है उसमें डिप्लॉयड हुए हैं विशाखापट्टनम में। और ये ध्यान रखने वाली बात है कि फादर ऑफ द इंडियन नेवी कौन है? छत्रपति शिवाजी। इंस्टीट्यूट ऑफ द नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली चंडीगढ़ के अंदर है। तो अभी इसमें नैनो मिशन जो है जनवरी 2013 में लॉन्च हुआ था। 22 नेशन प्लेज टू ट्रिपल न्यूक्लियर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बाय 2050। मतलब 22 जो देश हैं वो उन्होंने ये कहा है कि वो न्यूक्लियर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 2050 तक ट्रिपल कर देंगे। तो इंडिया जो है इसका पार्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा, इंडिया नहीं है।
एसडोड में जो है एयरफोर्स बेस है इसराइल का, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी। इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियर वेपन जो आपकी पार्टीज हैं जो मैन्युफैक्चर करती हैं और एक्सप्लोडेड करती हैं न्यूक्लियर वेपन को, ये कब हुई थी 1967 में। एनपीटी के अंदर क्या आता है कि ये प्रिवेंट करेगा स्प्रेड ऑफ द न्यूक्लियर वेपन, प्रमोट करेगा कॉपरेशन इन पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, और फर्दर इसका गोल है फर्दर न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट। 191 नेशंस हैं इसके अंदर, और ध्यान देने वाली बात है कि साउथ सूडान, इंडिया और पाक और इसराइल ने कभी इसको ज्वाइन नहीं किया। नॉर्थ कोरिया ने इसको ज्वाइन किया था 1985 में, फिर 2003 में विड्रॉ कर लिया। तो अभी इसका मेंबर कौन नहीं है, एक तो ये साउथ सूडान हो गया, इंडिया हो गया, पाक हो गया, इसराइल हो गया और नॉर्थ कोरिया हो गया, ये 5 नहीं है। अच्छा, जम्मू एंड कश्मीर असेंबली के अंदर जो है 114 सीट है, सीट जो है रिजर्व हुई है कश्मीरी माइग्रेंट और पीओ के डिस्प्लेस्ड और एसटीज के लिए। तो एसटीज के लिए जो है 9 सीट्स रिजर्व है, और 3 मेंबर जो है एलजी नॉमिनेट करेंगे, जिसमें से 2 कश्मीरी माइग्रेंट होंगे। एनुअल क्राइम रिपोर्ट एनसीआरबी के द्वारा, चार्ज शीटिंग रेट अंडर आईपीसी सबसे ज़्यादा केरला का, फिर पुडुचेरी का, फिर वेस्ट बंगाल का। क्राइम अगेंस्ट विमेन 2022 में तो 4,45,000 के अराउंड है। अगेंस्ट एससी जो है 13% इंक्रीज हुआ है, एसटी के अंदर 14.3% हुआ है। एनसीआरबी स्टैब्लिश हुआ था आपका 1986 के अंदर टंडन कमीशन की रिकमेंडेशन से। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2023 क्या है, रिज। रिज का मतलब होता है कारिज्मा। ड्रॉट इमरजेंसी डिक्लेयर्ड हुई है 23 कंट्रीज में, इंडिया इसका पार्ट है। इंडियन नेवी डे 14 दिसंबर को होता है। कमीशन होता है ऑपरेशन ट्राइडेंट जो हुआ था 1970 में इंडो पाक के। जो मराठा किंगडम जो सर्केल है उसको रिफर किया जाता है, मतलब सर्केल एज द एडमिरल ऑफ द नेवी। HD 110067 एक ब्राइट स्टार है, 6 एक्सोप्लैनेट जो है डिस्कवर हुए हैं, एंड इट इज क्लोजेस्ट एक्सोप्लैनेट टू द अर्थ प्रॉक्सिमा सेंचुरी। पॉम्पे डिसीज जो है रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है, एक डिफिशियंसी ऑफ एंजाइम से होता है, उस एंजाइम का नाम है एसिड अल्फा ग्लोसोसाइड, जो रिस्पॉन्सिबल होता है ग्लाइकोजल को ब्रेक करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, गरबा को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज डांस ऑफ द गुजरात मिल गया है, और इसको संगीत नाटक एकेडमी ने जो है नॉमिनेट किया था। अभी तक जो है यूनेस्को ने जो है 15 टाइम्स जो है यूनेस्को इंटेंजिबल इंडिया को मिल चुका है। फर्स्ट एंट्री जो थी कोदियट्टम संस्कृत थिएटर केरला में जो है 2008 में, फिर रामलीला 2008 में, वैदिक चांटिंग 2008 में, और दुर्गा पूजा कोलकाता में 2021 में, कुंभ मेला 2017 में। स्पेशल इंक्वायरी कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट कौन सी है, एक तो एथिक्स कमेटी, प्रिविलेज कमेटी। प्रिविलेज 2 तरह की प्रिविलेज होती है, एक तो कलेक्टिव प्रिविलेज होती है और इंडिविजुअल प्रिविलेज होती है। इंडिविजुअल प्रिविलेज मतलब कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रोटेक्शन हो अरेस्ट, मतलब 14 डेज बिफोर एंड आफ्टर ऑफ अ सेशन, कि जैसे अभी सेशन लग रहा है तो सेशन के 40 डेज से बिफोर और आफ्टर आप अरेस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, इसके अंदर मेंबर कहते हैं प्रिविलेज कमेटी के अंदर लोकसभा से 15 मेंबर, राज्यसभा से 10, टोटल 25 मेंबर। मेंबर अपॉइंट होते हैं बाय द स्पीकर और चेयरमैन। इटली ने जो है विड्रॉ कर लिया है चाइना के BRI से, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो इंडिया नहीं है तो इटली भी नहीं है। इंडिया सरपास मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल टारगेट phased out ozone depleting and climate warming chemical हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन 141b। तो इंडिया ने जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो टारगेट था कि फेज आउट करना है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस आपका हाइड्रोक्लोरोकार्बन
141B उसको फेज आउट कर लिया है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है अडॉप्ट हुआ था 16 सितंबर 1987। इसका काम क्या था कि फेज आउट द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस सच एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड हाइड्रोक्लोरोफार्मा। एंड ये प्रोटेक्ट क्या करेगा, ओजोन लेयर। तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है तो ऑब्वियसली ओजोन लेयर को भी प्रोटेक्ट करेगा। किगाली अडॉप्ट हुआ था 2016 में, और इसका काम क्या था कि फेज डाउन करना है प्रोटेक्शन एंड कंजप्शन ऑफ द हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो इन दोनों को तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में फेज आउट करना था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को फेज आउट करना है। लेकिन किगाली के अंदर क्या था कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को भी फेज आउट करना है। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज हैज टू बी curtailed एटलीस्ट 85%। इंडिया टारगेट है कि 2047 के अंदर इसको फेस्ड आउट कर देगा 85%, और डेवलप कंट्री 2036 के अंदर कर देगी। तो किगाली में ये होता है, इंडिया ने बोला 2047 में ये फेज आउट कर देगा। इंडिया का अचीवमेंट क्या है मॉन्ट्रियल में? इंडिया 1992 में पार्ट बना था फेज आउट द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, और इंडिया ने जो है अभी तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हेलोन्स, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म जो है इन सबको फेज आउट कर दिया। अब यहाँ से ये मत देख लेना कि आप इंडिया ने फेज आउट किया, वो तो है ही, लेकिन ये सब ओजोन डिप्लीटिंग है। ये ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, ये सब ओजोन डिप्लीटिंग है। कि आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, हेलोन्स हो गया, मिथाइल ब्रोमाइड हो गया, मिथाइल क्लोरोफॉर्म हो गया, ऑल आर द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। तो आपका इंडिया ने क्या किया है, HCFC 141। तो ये केमिकल यूज्ड बाय द फॉर्म मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज, मोस्ट पोटेंट है ऑफ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रोडक्शन में होता है आपका पोलोरीथीन फॉर्म, जो PU फॉर्म्स होते हैं उसमें आपका यूज़ होता है। इंडिया ने phased out the HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन by 2030 और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन इन मैन्युफैक्चरिंग, रेफ्रिजरेटर, AC 2025। ग्रीन हाउस एमिशन 465 मिलियन टन CO2 by 2030 और 778 मिलियन CO2 by 2030। इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान क्या था कि अडॉप्शन ऑफ द क्लाइमेट फ्रेंडली अल्टरनेटिव एंड प्रमोट द एनर्जी एफिशिएंसी ड्यूरिंग हाइड्रोफ्लोरोकार्बन फेज आउट। तो इसमें क्या है कि रिड्यूस करेगा कूलिंग डिमांड को 20-25% 2037-38 तक, और रेफ्रिजरेंट डिमांड करेगा 25-30% बाई 2037 और 38। कूलिंग एनर्जी 25% to 40 बाई 2037-38। हाइड्रोजन टू हेरिटेज स्कीम बजट में अनाउंस हुई थी 2023 में। इसका काम था टू ऑपरेट द हाइड्रोजन पावर ट्रेन ऑन द हेरिटेज एंड हिली एरिया। तो जितने भी हेरिटेज और हिली एरिया में उसमें हाइड्रोजन पावर ट्रेन को चलाना था। मीथेन अलर्ट रिस्पॉन्स सिस्टम MERS, तो UNEP की रिपोर्ट थी, लॉन्च हुआ था COP27 इजिप्ट में जो हुआ था। तो उसमें UNEP और यूरोपियन कमीशन और USA ने मिलके इसको लॉन्च किया था। तो UNEP का जो इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी है वो G20 लीडर समिट इन 2021 में बना था। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS एक सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है USA के द्वारा। पहली सैटेलाइट 1978 में भेजी थी, और इसके अंदर अभी 24 सैटेलाइट हैं जो अर्थ को सर्कल करती हैं। इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व के अंदर क्या आता है, फॉरेन करेंसी एसेट FCA, मॉनेटरी गोल्ड SDR और रिजर्व ट्रांचे इन IMF। शांति निकेतन, तो शांति निकेतन जो टाउन है एज अ टाउन वो देवेंद्रनाथ टैगोर ने इस्टेब्लिश किया था, और बाद में 1920 में जो शांति निकेतन 1921 में शांति निकेतन इस्टेब्लिश हुआ वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। एज अ टाउन जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, फिर विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1921 में विद लियोनार्ड एल्मरिस्ट के साथ किया था, और साथ में इंस्टीट्यूट फॉर द रूरल डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन भी किया था। रूरल कंस्ट्रक्शन जो कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में बात करता है वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। एंड राखी उत्सव जो है इनिशिएट किया था स्वदेशी मूवमेंट के टाइम, और नाइटहुड उनको 1915 में मिला था फॉर द लिटरेचर।
1990 में उन्होंने रिनाउंस कर दिया था इस नाइटहुड को आफ्टर जलियांवाला बाग मैसेकेयर, और उन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं, अर्थ ऑफ द बंगाल, वाटर ऑफ द बंगाल। आर्टिकल 99 जो है यूएन चार्टर का, उन्होंने जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल है एंटीनियो, उन्होंने यूज़ किया है टू ब्रिंग अटेंशन टू द सिक्योरिटी काउंसिल विच थ्रेटन द इंटरनेशनल पीस। तो आर्टिकल 99 क्या है, इंटरनेशनल पीस से रिलेटेड है, और यहाँ गाज़ा क्राइसिस के बारे में। बायोफ्यूल जो है सरकार ने जो टारगेट रखा है 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग होगी E20 बाय 2025-26। 4 जनरेशन के बायोफ्यूल होते हैं। फर्स्ट जनरेशन जो है एडिबल बायोमास होता है, जैसे शुगर बीट हो गया, शुगर केन हो गया, वीट हो गया, कॉर्न हो गया। सेकंड होता है नॉन एडिबल, जिनको खा नहीं सकते, वुड हो गया, ग्रास हो गया, स्ट्रॉ हो गया, वेस्ट हो गया। थर्ड हो गया एल्गल ब्लूम, जिसमें माइक्रो एल्गी और मैक्रो एल्गी दोनों आते हैं। फोर्थ हो गया ब्रेक थ्रू, जिसमें पैरालिसिस होता है, सोलर टू फ्यूल होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो GMO जो है वो 4th जनरेशन में है। हटी कम्युनिटी हिमाचल में मिलता है। एथिक्स कमेटी जो है लोकसभा के अंदर 15 मेंबर होते हैं जो स्पीकर अपॉइंट करता है। राज्यसभा के अंदर 10 मेंबर होते हैं जो चेयरमैन अपॉइंट करता है। टर्म 1 साल का होता है। और जो लोकसभा की एथिक्स कमेटी है वो फोर्स में आई थी 2015 में। तो इम्पॉर्टेंट ये बात देने वाली बात है, ये ध्यान देने वाली बात है कि एथिक्स कमेटी दोनों की है और लोकसभा की 2015 में आई थी। मैफ्टैल जो है बेसिकली आप यूज़ करते हो, आपका सर में दर्द होता है और एज अ पेन किलर आपको यूज़ करते हैं, और आप स्टमक पेन में भी यूज़ करते हैं। तो एक नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेशन ड्रग है, स्टेरॉइड्स है, नॉन स्टेरॉइड्स, और इसको पेन किलर के लिए यूज़ होता है। तो इसने जो ड्रग सेफ्टी अलर्ट इस पर जारी हुआ है कि मैफ्टैल इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो जो भी अगर आप यूज़ करते हैं मैफ्टैल आपके स्टमक पेन के लिए, पेन किलर के लिए, तो इसको यूज़ करना बंद कर दीजिए। सेशल्स जो है वो वेस्टर्न इंडियन ओशन में है। तो आप यहाँ देखेंगे सेशल्स हो गया, कोमोरोस हो गया, अफ्रीका हो गया, मेडागास्कर हो गया, मॉरिशस हो गया, रियूनियन हो गया। तो अगर आपको नॉर्थ साउथ लगाया जाए तो सेशल्स, फिर कैमरोस, फिर मॉरिशस, फिर रियूनियन, इस तरीके से। यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट सेशल्स में कौन सी है? अल्डाब्रा आइलैंड, वेलिडेमाई नेशनल पार्क। जेमिनी जो है गूगल ने लॉन्च किया है, एक AI है टू एग्जिबिट ह्यूमन लाइक बिहेवियर। तो ह्यूमन लाइक, तो आपका जो ChatGPT है आपका वो ह्यूमन लाइक नहीं करता है, तो लेकिन ये ह्यूमन लाइक बिहेवियर करेगा। हाई क्वालिटी कोड कर देगा, पाइथन, जावा, C++। इसके 3 वर्जन है। जेमिनी नैनो जो मोबाइल डिवाइस के लिए होगा, प्रो बिल्ड फॉर स्केलिंग अक्रॉस द वाइड रेंज ऑफ द टास्क, जेमिनी अल्ट्रा जो है फर्स्ट मॉडल टू आउट परफॉर्म ह्यूमन एक्सपर्ट ऑन द मैसिव मल्टीटास्किंग लैंग्वेज। जेमिनी क्या है कि चैट जीपीटी में जो है आपका लेटेंसी जो रिडक्शन, लेटेंसी बहुत ज़्यादा होता है, तो जेमिनी में वो रिड्यूस हो जाएगा। और सेफ्टी भी है, जेमिनी इज़ मोर सेफ। तो जेमिनी जो है मोर फ्लेक्सिबल है, जो वीडियो के साथ भी काम कर लेगा, जो ChatGPT आपका नहीं करता है। ये फ्री टू यूज़ है, तो ये इस हिसाब से। ग्रीन क्रेडिट स्कीम बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉर क्लाइमेट चेंज। इसके अंदर क्या है कि जैसे अगर आपकी कोई ए इंडस्ट्री है और बी इंडस्ट्री है, तो बी इंडस्ट्री जैसे कोई कार्बन रिड्यूस कर रही है, तो ये ए इंडस्ट्री नहीं कर पा रही है, तो इससे ये क्रेडिट खरीद सकती है। इसको एडमिनिस्टर कौन करेगा? इंडियन काउंसिल ऑफ द फॉरेस्ट्री एंड रिकॉर्ड एजुकेशन। और ये किस के टूवर्ड्स है? ये कौन से सस्टेनेबल गोल के टूवर्ड्स है? सस्टेनेबल गोल 12, SDG 12, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंजप्शन एंड प्रोटेक्शन। 13 किससे रिलेटेड है? क्लाइमेट एक्शन। 15 लाइफ ऑन लैंड। CSR ऑब्लिगेशन क्या आता है कि प्राइवेट कंपनी, CSR ऑब्लिगेशन में क्या है कि प्राइवेट कंपनी जो है इन ग्रीन क्रेडिट को खरीद सकती हैं, तो उसका CSR जो ऑब्लिगेशन है वो फुलफिल हो जाएगा। कंपनीज एक्ट के अंदर ये बताया गया है कि इट प्रोवाइड फॉर CSR विच स्पेंड मिनिमम 2% ऑफ द नेट प्रॉफिट ओवर प्रिसीडिंग 3 ईयर। तो ये क्वेश्चन आपका शायद 2020 या 2021 में आया है CSR का, ये डायरेक्ट ये पूछा था कंपनीज एक्ट से।
देखो, ट्रेड इन इंडिया पहले आपका T+2 में होता था कि आपका जो एक सेटलमेंट डे है वो जो आपका जिस दिन ट्रेड हो रही है उससे 2 दिन लगते थे। यहाँ जो T+1 में 2023 से हो रहा है कि एक दिन बाद ट्रेड के। T+0 जो है प्रपोज किया गया है कि सेम डे ट्रेड, तो मार्च 2024 तक हो जाएगा। तो सेबी स्टैब्लिश कब हुआ था आपका? 1992 में, एक स्टैट्यूटरी बॉडी। डोडो जो है एक एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ है आईयूसीएन की, एक ग्रे फ्लाइटलेस बर्ड होती है, और ये कहाँ एंडेमिक है? मॉरिशस, तो ये ध्यान रखना मॉरिशस में है। अमृत धरोहर कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम 2023, इसका काम क्या है? नई स्कीम है, तो ध्यान रखिएगा। टू प्रमोट यूनिक एंड कंजर्वेशन वैल्यूज ऑफ द रामसार साइट एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट। तो रामसार साइट को कंजर्वेशन वैल्यू देना और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। बजट 2023-24 में हुई थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ ड्यूरिंग द जून 2023। इम्प्लीमेंटेशन नेचर टूरिज्म करेगा, कंपोनेंट ऑफ द अमृत धरोहर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसके अंदर अभी हाल ही में 5 प्रायोरिटी साइट हैं आइडेंटिफाई हुई हैं फर्स्ट पेज में। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, अंडर अल्टरनेटिव लाइवलीहुड प्रोग्राम इस सुल्तानपुर हरियाणा, भितरकनिका चिल्का उड़ीसा, यशवंत सागर एंड सिरपुर। तो एक ये हो गई, 2 ये हो गई और 2 ये, तो 5 हो गई। सुल्तानपुर हरियाणा, भितरकनिका एंड चिल्का, 2 उड़ीसा के अंदर, 2 एमपी के अंदर, 1 हरियाणा के अंदर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड जो ट्रेवल मैनेजमेंट है वो कैपेसिटी बिल्ड करेगा ऑफ द लोकल कम्युनिटी को। एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं ना यहाँ। तो रामसार साइट जो है वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, कन्वेंशन कब हुई थी? 2 फरवरी 1971 में। वेटलैंड क्या होता है? कोई भी ऐसा एरिया ऑफ द मार्श, फैन, पीट लैंड। वेटलैंड जो है आपका नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है, ध्यान रखना। परमानेंट भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है, विद वाटर स्टैटिक फ्लोइंग फ्रेश ब्रेकिश depth at low tide does not exceed 6 meter. Integrated development of the wildlife habitat, एक फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा टू स्टेट एंड यूटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। प्रोजेक्ट लाइन कब लॉन्च हुआ था? 2020 में। एशियाटिक लाइन आपका गिर नेशनल पार्क में मिलता है, आईयूसीएन स्टेटस एंडेंजर्ड है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2024, तो इम्पॉर्टेंट है। लास्ट ईयर जो है 2023 का पेपर था, तो इस क्वेश्चन के ऊपर घमासान हो गया था। 2023 की जो CCPI की रिपोर्ट थी, ग्रीन हाउस गैस में क्या इसका डाटा होगा, क्या इसकी रैंक होगी, तो वो UPPSC ने कुछ गलत दे रखा था, उस पर ये घमासान हो गया था। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा इस बार, और सारी चीज़ें ध्यान से देखिएगा। तो इंडिया की जो 7th रैंक है, फर्स्ट 3 रैंक वैकेंट है, किसी की नहीं है। तो अगर वैसे देखा जाए तो इंडिया जो है 4th रैंक पे है, लेकिन वैसे 7th है। तो लॉन्च बाय किसको करता है? जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, 2005 से हो रहा है। 3 वैकेंट है, फिर डेनमार्क है, एस्टोनिया है, फिलीपींस है, फिर इंडिया है। 2003 में इंडिया की जो रैंक थी वो 8th थी। तो टोटल 63 कंट्रीज थी इसके अंदर है, और इनका असेसमेंट करता है। क्या असेसमेंट करता है? ग्रीन हाउस गैस एमिशन 40% है इसका वेटेज, रिन्यूएबल एनर्जी 20%, एनर्जी यूज 20% और क्लाइमेट पॉलिसी 20%। इंडिया का जो इस बार की जो 2024 है उसमें रैंक है ग्रीन हाउस गैस एमिशन में 9, लास्ट ईयर भी आई थिंक 9 ही थी। टू मीट द बेंचमार्क ऑफ बिलो 2 डिग्री सेल्सियस। एनर्जी यूज में 10th है, क्लाइमेट पॉलिसी में भी 10th है, रिन्यूएबल में 37 है। तो इस बार याद रखना, याद रख लेना कि क्या रैंक है क्या नहीं है, और कि टोटल में क्या है, 7th इम्प्रूव हुआ है, और अलग अलग पैरामीटर्स पे क्या है। 10 दिसंबर जो है 75th एनिवर्सरी है फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स। थीम क्या है? फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस फॉर ऑल। इम्पॉर्टेंट है ये कि पहला यूरोपियन यूनियन ने प्रपोज किया है कि वर्ल्ड का फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव लॉ टू रेगुलेट यूज़ ऑफ AI को यूज़ करने के लिए। मार्टन सन टेम्पल जो है जम्मू कश्मीर के अंदर है, 8th सेंचुरी हिंदू टेम्पल है, और ये आपका ललित दिया मुक्तिपीड़ा जो किंग था उसके टाइम में आता, काराकोटा डायनेस्टी में 725 753 AD में। और
एक फेमस बुक है, सब लोगों ने पढ़ी ही होगी, रजत रांगनी बाय कल्हाना, उसने डिस्क्राइब किया था मार्टे। कुछ प्लेसेस देख लेते हैं। लिथियम ट्रायंगल, चिली, बोलिविया और अर्जेंटीना जो एरिया है उसको लिथियम ट्रायंगल कहते हैं। ये बोलिविया हो गया, ये चिली हो गया, ये अर्जेंटीना हो गया, ये तीनों लिथियम ट्रायंगल के अंदर है। साउथ अमेरिका में 2 लैंडलॉक कंट्री कौन सी हैं? बोलिविया और पैराग्वे। बोलिविया और पैराग्वे 2 लैंडलॉक कंट्री हैं। ये रहा पैराग्वे है, ये है, ये बोलिविया है, इसके पास ये उरुग्वे है। अर्जेंटीना के अंदर लिथियम माइंस कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ से ही आता है, ये न्यूज़पेपर में था कि कहाँ क्या है, तो अब पूछा जाएगा कि यार कहाँ से दे देते हैं माइंस की, ये कहाँ से दे देते हैं। न्यूज़पेपर में ध्यान रखो को काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से ही मिल जाती हैं। लिथियम माइंस इन अर्जेंटीना, इन काउची, फिर एंथोफोला एंड पैकिटोस एंड रिनकॉन, ये लिथियम माइंस है अर्जेंटीना में। एक ग्रुपिंग है मर्कोसुर जो है साउथ अमेरिका के अंदर, इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? ब्राज़ील, पैराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना। अच्छा, ये भी पिछले साल क्वेश्चन आया था ना। जो पीएम है उसने न्यूजीलैंड की, उसने स्मोकिंग बैन कर दी थी, तो इम्पोज हुआ था लास्ट ईयर पीएम जसिंदा आर्डन ने, और अभी कहा है कि इसको इवोक कर दिया जाएगा। पीएम क्रिस्टोफर ने जो है इसको इवोक करने की बात करी है। न्यूजीलैंड देख लेते हैं थोड़ा सा। ऑस्ट्रेलिया है ये, कुराल सी है या तस्मन सी है, ये सदर्न एल्प्स है न्यूजीलैंड का, यहाँ इसके बीच में कुक्स स्ट्रेट है, और ये पैगासस बे है एंड साउथ आइलैंड है, ये ग्रेट बैरियर आइलैंड है। सैथली सेंचुरी कर्नाटका के अंदर है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी है 50 हेडेड बाय सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, अपहेल्ड द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। तो 370 जो आर्टिकल हटा है उसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड ठहरा दिया गया है। आर्टिकल 370 जो हटा था वो हटा था प्रेसिडेंट ऑर्डर से अगस्त 5 2019 में। एक बार राम अयोध्या की जजमेंट आई, आई थिंक 2021 के पेपर में, और उसमें उसके मेंबर पूछ लिए गए थे कौन कौन से हैं, तो एक बार मेंबर देख लीजिए। जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, मतलब डीवाई चंद्रचूड़ का नाम है ये पूरा। नॉर्मली भी क्वेश्चन आ सकता है कि डीवाई चंद्रचूड़ का पूरा नाम क्या है। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, सीजीआई हमारे, पूरा नाम पता होना चाहिए। संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत। पीएम विश्वकर्मा स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंदर आती है। इट इम्प्रूव द क्वालिटी एंड द रीच ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस। ये 18 टाइप के जो है ट्रेडिशनल ट्रेड को कवर करता है। इसके अंदर नोडल मिनिस्ट्री जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज है। इम्प्लीमेंट कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्राइज, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। स्टाइपेंड मिलेगा इसके अंदर 500 रुपये पर डे, और क्रेडिट 3 लाख, 1+2। थ्रिवुलर स्टैचू जो है लगी फ्रांस में लगेगा, तो इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है। थ्रिवुलर जो है इज अ सिंबल ऑफ द विजडम एंड नॉलेज। लिखा इन्होंने, थ्रिकुलर किताब लिखी थी। थ्रिवुलर टेम्पल इंडिया में चेन्नई के अंदर है, और थ्रिवुलर स्टैचू जो है कन्याकुमारी के अंदर है, 133 फीट का। जोनल काउंसिल जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, और 5 जोनल हैं, नॉर्दर्न, वेस्टर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न और सदर्न। जो उसके चेयरमैन होते हैं वो होम मिनिस्टर होते हैं। उत्तर प्रदेश जो है वो सेंट्रल जोनल में आता है, और नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट जो है वो 1971 में आया था। ये अलग एक्ट से आया था, इस एक्ट से नहीं आया था, 1971 एक्ट से आया था। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस इंट्रोड्यूस होता है 1969 में बाय द 55th फाइनेंस कमीशन। इसमें है सेंटर जो है असिस्ट करेगा डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। इंडिकेटर क्या होना चाहिए कि इंटरनेशनल बाउंड्री प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए, हिली ट्रेनिंग होना चाहिए, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी होनी चाहिए, ट्राइबल पॉपुलेशन होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस होनी चाहिए। अभी इसके अंदर 11 स्टेट हैं, बिहार भी इसकी मांग करता है कि मुझे भी दो। तो किस किस क्राइटेरिया में बिहार फिट बैठेगा? इसमें भी बैठ सकता है, नेपाल वाले में। ट्राइबल पॉपुलेशन तो इतनी है नहीं।
इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भी है उसके पास, इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस तो है ही। तो 11 स्टेट आसाम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल, मिजोरम, उत्तराखंड एंड तेलंगाना, ये 11 स्टेट है। 9 शेड्यूल जो है 1951 में हुआ था बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसका काम क्या था? प्रोटेक्ट द लैंड रिफॉर्म लॉ। जो आयर कोहलू वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 में जो केस हुआ था, इसमें ये वर्डिक्ट आई थी कि कोई भी लॉ जो 9 शेड्यूल में है, अगर वो 24 अप्रैल 1973 के बाद आया है तो वो एग्जामिन होगा, तो उसका रिव्यू होगा अंडर आर्टिकल 14, 19 और 21 फंडामेंटल राइट के आर्टिकल्स इसके अंदर। रेपो रेट क्या है? इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड ओवरनाइट लिक्विडिटी अप टू अ सर्टेन लिमिट टू बैंक। मतलब रेपो रेट में क्या होगा कि आरबीआई जो है कुछ लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगी बैंक को। ये कितनी होगी? 2.5% ऑफ देयर नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी टू बैंक अंडर LAF। तो रेपो की फुल फॉर्म क्या होती है? रीपर्चेज एग्रीमेंट, और इसको पॉलिसी एग्रीमेंट भी बोलते हैं। पॉम्पे डिसीज जो है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज है, बेसिकली एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है, और ये डिफिशियंसी ऑफ द एंजाइम एसिड अल्फा ग्लाइकोसाइड से होती है। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड जो है 2009 में इस्टेब्लिश हुआ था। इट इज़ बाय द G20 पिट्सबर्ग समिट में हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेजल, स्विट्जरलैंड में, और इसको होस्ट और फंड करता है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, तभी इसका हेडक्वार्टर बेजल में है, क्योंकि बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट भी वहीं है। ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने ये लॉन्च किया है, ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस। तो ये लॉन्च हुआ है COP28 दुबई में। ये मॉडल्ड है इंडिया का जो रिवर सिटी अलायंस जो प्रोजेक्ट है 2022 में। इसका ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस का सेक्रेटरीट कहाँ है? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और नेशनल इंस्टीट्यूट अर्बन अफेयर के अंदर। इसके अंदर नेशन कौन कौन से हैं? इंडिया, भूटान, कंबोडिया, इजिप्ट, घाना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, नीदरलैंड। फोकस एरिया क्या है? कैपेसिटी बिल्डिंग करेगा, नॉलेज एक्सचेंज करेगा रिवर की, और रिवर मैनेजमेंट। रिजर्वेशन देख लेते हैं। रिजर्वेशन में MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1963 का जो केस था, उसमें रिजर्वेशन को 50% लिमिट कर दिया था कि जो इट प्रिवेंट द, मतलब जितने भी आपके नॉन रिजर्व्ड हैं उनके राइट को आपका इन्फ्रिंज करने से इसको प्रिवेंट करेगा। लेकिन इंदिरा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1990 ने क्या किया कि 50% रिजर्वेशन को कैप्ट कर दिया। फिर 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया जिसने 10% रिजर्वेशन दिया EWS, मतलब 50% जो ऑलरेडी है प्लस 10% जो है EWS के पास, 10% रिजर्वेशन। ये इसको इस अब इसके लिए भी केस हुआ था, इसके लिए भी, तो इसको अपहेल्ड किया गया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022 का केस हुआ था, इसमें ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड कहला दिया गया था 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जो स्टेट हैं जो 50% से ज़्यादा आपका रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो छत्तीसगढ़ है 72% और तमिलनाडु 69%। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन EI 4th समिट हुई है न्यू दिल्ली के अंदर, भारत मंडपम जो नया बना है उसके अंदर हुई है। इंडिया ने लीड किया है, इंडिया जो लीड करेगा GPI 2024। ये फॉर्म्ड हुई थी 2020 में, 2020 में, और इंडिया इसका मेंबर नहीं है, 29 मेंबर है। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड समिट जो हुई थी, पहली हुई थी मॉन्ट्रियल में, सेकंड हुई थी पेरिस में, और थर्ड हुई थी टोक्यो में। EU जो है फर्स्ट कॉन्टिनेंट बन गया है जिसने रूल करे हैं फॉर द यूज़ ऑफ द AI। बैटले डिक्लेरेशन जो है UK में आई थी टू कॉपरेट ऑन द EI सेफ्टी। इसको एग्रीड बाय EU एंड 28 कंट्री जो हैं लाइक इंडिया, USA एंड चाइना। युवा जो है यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विद AI। तो यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विद AI जो है, ये बेसिकली इनिशिएटिव है नेशनल E-गवर्नेंस
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इंटेल इंडिया, तो इंटेल इंडिया भी है, इसमें ध्यान रखिएगा। इक्विप द यूथ विद द एसेंशियल EI स्किल फ्रॉम क्लास 8 to 12, 8 to 12 के लिए जो भी यूथ हैं उनको EI से इक्विप करेगा। लॉन्च हुआ था ये 2020 के अंदर। विकास भारत 2047, ये वॉइस ऑफ यूथ वर्कशॉप है, ये प्लेज है इसके अंदर, वॉट एवर आई डू शैल बी फॉर द डेवलप्ड इंडिया। तो मतलब जो यूथ है वो जो भी करे, और मतलब उसका विजन होना चाहिए कि 2047 तक डेवलप्ड इंडिया का, द 100 ईयर्स ऑफ द इंडिपेंडेंस। इसके अंदर टारगेट क्या है, इंडिया का GDP अभी 6.69 ट्रिलियन 2030 तक, और 2047 तक 29.02 ट्रिलियन। पर कैपिटा इनकम करंट प्राइस में 4418 2030 तक 17.590। प्रेजेंट पर कैपिटा इनकम कितनी है, 2 लाख, और ये कितनी बन जाएगी 14.91 लाख 2047 तक, 14 लाख 0.91 लाख जो है 2040। एक्सपोर्ट कितना 1.58 ट्रिलियन 2030 तक, और 8.67 जो है 47 तक। सेक्सुअल हैरेसमेंट जो एक्ट था 2013, उसके 10 साल हो गए हैं 9 दिसंबर 2013 को। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ द वुमेन, बेसिकली जो विशाखा गाइडलाइंस था उसको लीगल बैकिंग दी गई है। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बैठती है अगर 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय हो, अदरवाइज लोकल कमेटी बैठती है। इंक्वायरी जो है 90 दिन के अंदर हो जाती है। ये प्राइवेट, पब्लिक, ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज सबको कवर करता है, तो यह ध्यान देने वाली बात है। GAPI जो है इसका एक सेक्रेटरीट OECD में है। 2 सेंटर ऑफ एक्सपर्टीज़ हैं इसके अंदर, मॉन्ट्रियल और पेरिस, एंड 4 वर्किंग ग्रुप ऑन द थीम रिस्पॉन्सिबल AI, डाटा गवर्नेंस और कमर्शलाइजेशन। इन्फ्लेशन, तो ये प्योर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो CPI इन्फ्लेशन होता है, एक तरह का रिटेल इन्फ्लेशन है। NSO रिलीज़ करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स के अंदर। ये गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को इंक्लूड करता है, ये ध्यान देने वाली बात है, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को इंक्लूड करता है। RBI यूज़ करता है CPI फॉर द इन्फ्लेशन टारगेट, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि RBI यूज़ करता है इन्फ्लेशन टारगेट के लिए। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, जो इसको रिमूव करता था कॉस्ट ऑफ द फूड एंड एनर्जी, जो बेसिकली जो वॉलेटाइल जो मटेरियल होते हैं जिनके प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होते हैं उनको रिमूव करता है। हेडलाइन इन्फ्लेशन के ऊपर जो है सारे गुड्स आते हैं, सारे ये फूड, एनर्जी सब आता है। WPI जो है डज नॉट कैप्चर द चेंज इन द प्राइस ऑफ द सर्विस, तो ये सब गुड्स करता है, होलसेल वाला। एंड CPI जो है गुड्स एंड सर्विसेज दोनों। 13 दिसंबर 2001 को जो है पार्लियामेंट अटैक हुआ था, तो अभी हाल ही में भी जो है अटैक जो हुआ है वो 13 दिसंबर को ही हुआ है। इमीडिएट ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर, इसराइल और हमस कन्फ्लिक्ट इंट्रोड्यूस बाय इजिप्ट, तो मतलब सीज फायर के लिए जो है इमीडिएट ह्यूमैनिटेरियन वो प्रपोज इजिप्ट ने किया है। इंडिया ने वोट किया है इन द फेवर ऑफ इट, उंगा के अंदर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, टोटल 153 मेंबर थे। रिवर सिटी अलायंस जो फॉस्टर करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रिवर सिटीज़, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और NIUA ने करा है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अर्बन अफेयर के अंदर आता है। इसका थीम क्या है, नेटवर्किंग, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टेक सपोर्ट। 2021 के अंदर 30 सिटीज़ थी, अब इसके अंदर 143 रिवर सिटीज़ हो गई हैं। इसका सेक्रेटरीट जो है NIUA के अंदर है, और इसके अंदर जो धारा है ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन अफेयर, बेसिकली वो एनुअल मीट होती है वहाँ RCA की। ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस 11 कंट्रीज़ के अंदर है। सेक्रेटरीट क्या कौन सा है इसका, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। पार्टिसिपेंट्स इसके कौन सा है, इंडिया, इजिप्ट, नीदरलैंड, डेनमार्क, घाना, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, कंबोडिया, जापान। उसके अंदर रिवर सिटीज़ ऑफ द हेग है, नीदरलैंड, एडिलाइड ऑस्ट्रेलिया, और सोजलनॉक हंगरी। फंडिंग जो है वो वर्ल्ड बैंक, ADB, AIB से आएगी। ये लॉन्च हुआ है COP28 में बाय नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, तो इम्पॉर्टेंट है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इंडिया के द्वारा एक प्रपोज किया गया है ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस।
अच्छा, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायरेक्ट आपका PIB से है, ध्यान दीजिएगा इसको। डेल्टा रैंकिंग फॉर द एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, इसको नीति आयोग ने रिलीज़ किया है। फर्स्ट है ये इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस जो है जितने भी डेवलपमेंट एरिया है, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, इन सबको करेगा। टॉप परफॉर्मर इसके अंदर कौन से हैं? त्रियानी ब्लॉक तेलंगाना और कौशाम्बी ब्लॉक यूपी। इसके अंदर 6 जोन और 2 ब्लॉक्स के अंदर जो है डिवाइड है। हिली एरिया में और नॉर्थ ईस्ट में जो है फर्स्ट नंबर पे अमरी ब्लॉक है असम में, सेकंड पे नगोपा सैथल में। जोन 2 नॉर्दर्न इंडिया की जो दोनों हैं उसके अंदर यूपी के हैं। फर्स्ट हरिया ब्लॉक बस्ती में और सेकंड आपका रिनी ब्लॉक गाजीपुर यूपी में। तो दोनों ब्लॉक जो है इसके अंदर है। जोन 3 सदर्न स्टेट है, फर्स्ट जो है मस्की कर्नाटका और सेकंड जो है नरनूर जो है आपका तेलंगाना में। जोन 4 जो है वेस्टर्न है महाराष्ट्र में। जोन 5 आपका MP और जोन 6 जो है ईस्टर्न डूमा झारखंड। तो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम क्या है? इनहेंस करेगा क्वालिटी एंड लाइफ ऑफ द सिटीजन इन मोस्ट डिफिकल्ट एंड अंडर डेवलप्ड ब्लॉक्स के लिए। नंबर ऑफ ब्लॉक जो है 500 ब्लॉक फ्रॉम 27 स्टेट से 4 UTs की। सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इसके अंदर क्या है? सभी हैं, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर, वाटर, एजुकेशन, फाइनेंस, इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? 2018 के अंदर। इसका काम क्या था कि 112 जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट हैं उनको सुधारेगा। और इसके अंदर क्या है? चैंपियन ऑफ चेंज पोर्टल भी है। हाइड्रोजन क्या है? किस तरीके से प्रोटेक्शन होता है हाइड्रोजन का? एक होता है गैसिफिकेशन जो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, एक इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द वाटर के थ्रू होता है। हाइड्रोजन कितने तरह के होते हैं? ब्लैक हाइड्रोजन होता है, बिटुमिनस कोल, ब्राउन लिग्नाइट, ग्रे नेचुरल हाइड्रोजन होता है, ब्लू भी नेचुरल होता है जो कार्बन कैप्चरिंग से होता है, पिंक इलेक्ट्रोलाइसिस से बनता है, एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियर पावर। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस यूजिंग द रिन्यूएबल पावर फ्रॉम द विंड एंड सोलर टू स्प्लिट वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। येलो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द वाटर यूजिंग द सोलर पावर, तो सोलर पावर को यूज़ करेगा उसको येलो कहेंगे। ग्रीन एनर्जी को जो यूज़ करेगा उसको ग्रीन हाइड्रोजन कहेंगे। पिंक वाला जो है न्यूक्लियर एनर्जी को करके इलेक्ट्रोलाइसिस करेगा। ब्लू वाला जो है कार्बन कैप्चर करके करेगा। एंड ग्रे तो आपका नेचुरली होता है, ब्राउन लिग्नाइट होता है। टर्कोइज जो है मीथेन पायरोलिसिस और स्प्लिटिंग मीथेन इनटू हाइड्रोजन एंड सॉलिड कार्बन विद हीट इन रिएक्टर, इसको ध्यान रखिएगा। एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO एक्ट से आया था 1952, ऑर्गेनाइज वर्कर के लिए है। इसमें एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है, पेंशन होता है, इंश्योरेंस होता है और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इसको एडमिनिस्टर करता है। पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन सिक्योरिटी एडहॉक कमेटी है ये, जब ज़रूरत होती है तब बनती है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी राज्यसभा और लोकसभा की, हेडेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। जॉइंट होती है राज्यसभा और लोकसभा की। फर्स्ट ग्लोबल कॉपरेशन एंड ट्रेनिंग फ्रेमवर्क इंडिया में हुआ है ऑन साइबर सिक्योरिटी। फुल मेंबर इसके कौन है? USA, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, जापान। इंडिया जो है फुल मेंबर नहीं है, फुल पार्टनर नहीं है, लेकिन इंडिया में हुआ है साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और IRDS जो लैब है बेंगलुरु, उसने डेवलप किया है एक्टोसाइड टैबलेट, जो पेल्विक कैंसर, जो आपका पेल्विक एरिया होता है आपका, यहाँ आपकी ये बॉडी है और ये जो आपका एरिया होता है, इसी तरह की आपकी पेल्विक बोन होती है। ओके, यहाँ स्टमक और नीचे यहाँ पेल्विक बोन, फिर आपके ये लेग्स। तो ये जो पेल्विक एरिया होता है, पेल्विक एरिया में पेल्विक कैंसर हो जाता है, उसको ट्रीट करने का एक्टोसाइड, ये एक न्यूट्रास्यूटिकल मेडिसिन है जो कॉइन, न्यूट्रास्यूटिकल जो वर्ड है वो कॉइन हुआ था 1989 में बाय स्टीफन डेफ्लिक। अमृत जो है आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय द इंडियन टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय IIT मद्रास। और आर्सेनिक जो है वो कैंसर, आपको स्किन लेजन जो है वो क्रिएट कर सकता है। थोड़ा पेशेंस बना के रखिए, लास्ट पेज है। मकराविलुक्कू जो है रिलीजियस फेस्टिवल है ऑफ केरला,
ड्यूरिंग द मकर संक्रांति एट द सबरीमाला टेम्पल। यूरोपियन यूनियन के अंदर जो है 27 कंट्रीज हैं। ओरिजिन हुआ था इसका मैट्रिस जो आपका ट्रीटी है 1993। मेंबरशिप के अंदर जो है कोपिंगन क्राइटेरिया लगता है, स्टेबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन, फंक्शन ऑफ द मार्केट इकोनॉमी, ऑब्लिगेशन ऑफ द मेंबरशिप। यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने जो है 2020 में इसको लेफ्ट कर दिया था। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि यूरोपियन यूनियन ने डिसाइड किया है ओपन सेशन ऑफ द नेगोशिएशन विद यूक्रेन एंड मोल्डोवा, मतलब इन दोनों को लाने की इसमें वो हुई है कि यूक्रेन और मोल्डोवा को यूरोपियन यूनियन के अंदर लाया जाए। चीता इंट्रोड्यूस हुआ है बानी ग्रासलैंड, ये कहाँ है, गुजरात में। OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, तो इसने आर्टिकल 370 के ऊपर कमेंट किया था, अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बताया है उसको, तो इस पर कमेंट किया था, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। फाउंडेड हुआ है 1969, मेंबर 57 है, सेक्रेटेरिएट जेदा और सऊदी अरबिया में। म्यांमार जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ओपियम बन गया है। अफगानिस्तान था लेकिन म्यांमार ने इसको बीट कर दिया है। गोल्डन ट्रायंगल जो है कौन सा एरिया है गोल्डन ट्रायंगल वाला, कि म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। वल्लपरारी प्लेटू जो है तमिलनाडु अन्नामलाई हिल्स में है। कारा इस्टमुस, तो कारा इस्टमुस जैसे ये थाईलैंड है, ये आपका मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये आपका मलक्का स्ट्रेट हो गया, ये अंडमान सी हो गया, यहाँ कारा इस्टमुस है। तो ये लैंड ब्रिज प्रपोज करने की बात हो रही है, बनाने की बात हो रही है, जिससे आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का को बाईपास किया जा सके और डायरेक्ट यहाँ से आपको साउथ चाइना सी जा सके। 2023 UN पीस कीपिंग मिनिस्ट्रियल मीटिंग अक्रा घाना में हुई है। तो ये हमारे 1 से 15 दिसंबर के जो मिसलेनियस करंट अफेयर हैं ये कंप्लीट हो गए। अगर आपने मंथली करंट अफेयर जो है, मंथली करंट अफेयर, ये मिसलेनियस करंट अफेयर आपने दोनों कर लिए तो आपके 45 से लेकर 50 क्वेश्चन आराम से हो सकते हैं, आराम से यहाँ से क्वेश्चन हो सकते हैं। और ये बहुत स्कोरिंग चीज़ है क्योंकि आपको पता है कि यहाँ सही आना है, बहुत स्कोरिंग है। इसको बार बार अगर रिवाइज करेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा। बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ फ्री डेली क्विज डलता है और यूपी स्पेशल की न्यूज़ डलती है। बाकी आप ये, बाकी आपने ये करंट अफेयर तो देख ही लिए होंगे। और ये कोर्स की डिटेल है तो आप यहाँ देख सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।